हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसमें हम लोग दो टॉपिक्स देख चुके थे। एक है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स अगर आप क्या करते हो कि कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप वाटर में ऐड करते हो या किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। डिप्रेस होगा मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे है और अगर आप उसमें कुछ भी सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस पे होगा, ठीक है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट किस में चले जाएगा? माइनस में चले जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखो, उसके लिए पहले ये समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सपोज अगर हम लोग यहाँ पर वाटर ले रहे हैं और उसमें हम लोग आइस का एक क्यूब डाल दिए। वाटर में अगर आप आइस का क्यूब डालते हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? ये जो आइस का क्यूब है वो मेल्ट होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको किस में लेके जाते हो, इसको अगर आप माइनस पे लेके जाते हो, ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो, अगर आप इसको क्या करते हो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप लिए थे और जितना आइस लेते हो उसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जहां पे ये आइस मीन्स फ्रोजन सॉल्वेंट एंड वाटर मीन्स लिक्विड सॉल्वेंट। temperature where frozen solvent and liquid solvent comes in equilibrium with each other, ठीक है। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे है तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, सबके लिए ये अलग अलग होगा, है ना। समझ में आ गया फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे सेम लिक्विड का फ्रोजन और उसका लिक्विड दोनों फेज इक्विलिब्रियम पे होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पर वाटर के वेपर होंगे और यहाँ पर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर होंगे। ये दोनों वेपर भी एक दूसरे के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम पे है ना। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सो ग्राफ से समझते हैं। तो y एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर और x एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। आपको पता है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सपोज ये आइस का, आइस मीन्स फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है? फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। अब फ्रोजन जो चीज फ्रीज है ना, सॉलिड स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर तो बहुत कम होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज्यादा वेपराइज नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसी का क्या ले लूं, लिक्विड सॉल्वेंट ले लूं, तो उसका वेपर प्रेशर का ग्राफ इससे हमेशा ऊपर ही होगा क्योंकि लिक्विड इजिली वेपराइज होते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। इसका ग्राफ है, लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है। इस पॉइंट पे देखो दोनों का वेपर प्रेशर सेम है ना। मतलब इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है और इसका जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, दोनों क्या है? एक पॉइंट पे है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF0। जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के लिए TB0 लिए थे वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या ले रहे हैं? TF0। अब ये क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का हो गया। अब अगर आप इसमें सॉल्यूट ऐड कर दो, अगर मैं इस लिक्विड में क्या कर दूं? सॉल्यूट ऐड कर दूं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो इसके नीचे आएगा। ऐसा कुछ बनेगा उसका ग्राफ। ये किसका है? सॉल्यूशन का है। सेकेंड वाला ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया
जिस पॉइंट पे फिर से ये लिक्विड का और सॉलिड का सेम है, ये हो जाएगा TF। तो पहले वो TF नॉट पे फ्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो किस में फ्रीज हो रहा है, TF में फ्रीज हो रहा है। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसको आप ले लो डेल TF। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होगा, TF नॉट माइनस TF। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये नॉट इधर था ना, क्यों, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, मतलब बाद वाले का ज्यादा है, पहले वाले का कम है। लेकिन यहाँ पर डिप्रेस हो रहा है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम है, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, नाउ freezing depression in freezing point is also a colligative property, which means it is directly proportional to concentration of the solution। ये किसके प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। एंड कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यहाँ पर क्या लिए, मोलैलिटी लिए है। ठीक है, वी कैन रिप्लेस द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू KF। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किससे रिप्लेस किए, KF से रिप्लेस किए, वहां पर किससे रिप्लेस किए थे, KB से। तो ये हो जाएगा आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब यहाँ पर M को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इस जगह डेल TF इजिकल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। ये सेम उसके जैसा है, डेल TP के जैसा है, वो भी कैसा था, KB इंटू W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। तो दोनों का फॉर्मूला पूरा सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे KF है और यहाँ पर क्या है, KB है। ठीक है, और एक चीज, यहाँ डेल TF क्या शो कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड डेल TP क्या शो कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से वही चीज है, आपको डायरेक्ट डेल TF कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में आपको बोलेगा TF कैलकुलेट करने बोलेगा। तो TF के लिए आपको TF नॉट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और अगर ये वाटर है तो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, क्योंकि वाटर का हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आपको ये पता है, यहां से ये निकाल लोगे, ये सब कुछ गिवन रहेगा, आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, इन दोनों में से जो भी पूछेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको डेल TF दिया हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, आपको डेल TF क्या दिया हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेल TF की वैल्यू ये चेंज है, ये सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट सब में सेम आएगा। आप 2 डिग्री सेल्सियस को 2 केल्विन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर के लिए TF नॉट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। सपोज ये चेंज हो रहा है बाय 1 डिग्री, तो ये जगह -1 डिग्री सेल्सियस और 272 केल्विन, ऐसा होगा। अब डिफरेंस निकाल लो, इसमें निकालोगे तो भी 1 आएगा, इसमें निकालोगे तो भी 1 आएगा। तो कभी भी अगर चेंज यहाँ पर डेल TF की वैल्यू है, उसका आप यूनिट चेंज नहीं करोगे, अगर कर भी रहे हो तो डायरेक्टली वो ऐसे ही चेंज हो जाएगा, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस को आप 2 केल्विन लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस 273 ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ये दिया है, आपको TF नॉट दिया हुआ है 273 केल्विन और आपको TF निकालना है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, TF डेल TF इजिकल टू TF नॉट माइनस TF, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 273 और यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर आप यहाँ पर 2 की जगह क्या की होती है, 272 ऐड की होती है। ठीक है, इसको 2 ही रखना है, ये नॉर्मली ऐसा ही चलेगा, यहाँ पर आपको प्लस 273 नहीं करना है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर,
पाई। ठीक है, उसके पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये तो अपन जनरली बहुत बार सुनते होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप क्या करो, कोई एग उठा के वाटर में रख दो तो एग क्या होता है, वो एग क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, अगर वही एग आप किस में रख दो, आप उसको सॉल्ट वाटर में रख दो तो वो एग क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे कि आप क्या करते हो, जैसे आप फूल तोड़ के लेके आए हो। ठीक है, सुबह फूल तोड़ के लाए और आपको पूजा शाम को करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसको वाटर में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो उससे वो क्या होता है, मुरझाता नहीं है। तो इन सारे जो यहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है। ठीक है, जब भी दो सॉल्यूशन के बीच में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग अलग है, तो वहां पर क्या होता है, सॉल्वेंट फ्लो करता है। सॉल्वेंट वहां पर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर दो अलग अलग कंटेनर हैं और इन दोनों कंटेनर के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। सेमी परमेबल एक पतली सी फिल्म होती है। ठीक है, पतली सी फिल्म होती है, इसका काम क्या है, सेमी परमेबल मीन्स ये कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, सेमी परमेबल का मतलब ये है कि ये जो लेयर होगा ये क्या करेगा, जो स्मॉलर पार्टिकल्स है उसको तो वो पास करता है, लेकिन जो बिगर पार्टिकल्स होंगे उनको वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सेमी परमेबल, है ना। तो यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और आप यहाँ पर एक साइड ले रहे हो सॉल्वेंट और एक साइड आप ले रहे हो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप एक साइड लिए सॉल्वेंट और एक साइड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, 0, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी 0 है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट एडेड होगा, जितना भी सॉल्यूट एडेड होगा इससे तो ज्यादा ही होगा, इसका मतलब इन दोनों में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का ज्यादा है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखो सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट का जो साइज है वो स्मॉलर होता है ना। तो यहाँ पर सेमी परमेबल क्या करता है, अलाउस द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने देता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो होगा क्या, यहाँ के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इधर मूव करेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फ्लो है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये तब तक चलता है जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस को क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो प्योर सॉल्वेंट से कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के साइड जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह आप दो सॉल्यूशन ले लो, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2। इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का डायरेक्शन इधर होगा। और कब तक इधर होगा, जब इसका वाटर यहाँ जाके इसको डाइल्यूट नहीं कर देता। ठीक है, तो धीरे धीरे ये डाइल्यूट होते जाएगा, डाइल्यूट होते जाएगा, और आप यहाँ से वाटर हटा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होते जाएगा। थोड़ी देर बाद इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है, ऑस्मोसिस तभी हो सकता है जब दोनों सॉल्यूशंस के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ, सो ऑस्मोसिस द प्रोसेस वेयर अ सॉल्वेंट मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम a solution having lower concentration to solution having higher concentration. Now osmotic pressure, ठीक है,
अगर आपको उस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे किस साइड पे, जिस साइड पे सॉल्वेंट क्या कर रहा है, आ रहा है ना। जैसे इसको डायग्राम में देख लो, सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन C1, सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन C2, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, यहाँ पर क्या लगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रोसेस किसका है, ऑस्मोसिस का है। नाउ इफ यू वांट टू स्टॉप दिस प्रोसेस, यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर ऑन विच साइड, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपको ये प्रोसेस स्टॉप करना है, आपको ये सॉल्वेंट यहाँ पर और ऐड नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इस साइड पे, जिस साइड पे ये सॉल्वेंट आ रहा है उस साइड पे आप क्या करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, बाहर से आप यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो इधर से इधर कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Here concentration is expressed in terms of molarity. Now, molarity is temperature dependent. Molarity क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड करनी होगी, वो क्या है, टेम्परेचर। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग लेते हैं R, R इज गैस कांस्टेंट, A इज टेम्परेचर इन Kelvin, and C is molarity, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है आपको, है ना। अब आप इस फॉर्मूला को और चेंज कर सकते हो। पाई इज इक्वल टू CRT। अच्छा ये ध्यान देना कि यहाँ पे C जो है वो मोलैरिटी है ना। हम लोग यहाँ पर M इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर्मूला में M2 M1 ले चुके हो, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर C क्या है, मोलैरिटी। तो यहाँ पर मोलैरिटी की जगह आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अब सारे फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर, है ना, डेल P1 अपॉन P1 नॉट, ये किसकी इक्वल था, x2 मीन्स W2 इंटू M1 M2 इंटू W1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 M2 into W1, depression in freezing point। M2 into V। सो यहाँ पर आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिख रही है, ठीक है। और इन सारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं उसमें आपको एक चीज यहाँ पर आपको कॉमन दिख रही होगी,
M2। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब इन सब चीज का एक कॉमन एप्लीकेशन है, टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वैसे आपको सारे सॉल्यूट का मोलर मास उसके केमिकल फॉर्मूला से मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ग्लूकोज का पूछूं या वाटर का पूछूं तो आप क्या करोगे, 1 इंटू 2 प्लस 16 इजिकल टू 18 ग्राम पर मोल। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, इसकी जरूरत तब पड़ेगी अगर आपको सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला ही ना पता हो। ठीक है, हो सकता है कि वो जो आपका सब्सटेंस है वो अननोन हो, तो आप यहां से उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड, आपको पता होगा जो पॉलीमर्स होते हैं उनका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के लॉन्ग चेन होते हैं। उसमें आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि वहां पर उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हुए। रिएक्शन मिक्सचर में आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हो, वो सारे मॉलिक्यूल्स चेन फॉर्म करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता है, इसलिए आप उसका मोलर मास नहीं बता सकते। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और इन सब में सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से जो मोलर मास आप कैलकुलेट करते हो वो कैलकुलेशन भी इजी है, प्लस वो हमारे लिए क्या है, कंफर्टेबल भी है। रीजन क्या है, देखो बाकी के जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें बहुत स्मॉल चेंज आता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा चेंज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी थोड़ी चेंज होती है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें लार्ज चेंज आता है, मतलब आप इजीली उसका जो चेंज है वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, बाकी के केस में स्मॉल चेंज है तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो आपको वो चेंज को मेजर करने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा भी चेंज करते हो तो इसके प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज आता है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो आप उसका क्या निकाल लोगे, मोलर मास निकाल लोगे। तो ये एक रीजन हो गया, लार्ज मैग्नीट्यूड। ये एक रीजन हो गया कि बाकी सारे मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकालना क्यों इजी है। तो पहला रीजन तो यही हो गया, लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, लार्ज मैग्नीट्यूड, लार्ज चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इजीली मेजर होगा। सेकंड ये है, यहाँ पे आप मोलैरिटी ले रहे हो, मोलैरिटी की जगह, यहाँ पर आप मोलैरिटी की जगह क्या ले रहे हो, मोलैरिटी ले रहे हो, जिसका कैलकुलेशन इजी है। और थर्ड है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सारी कैलकुलेशंस रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देख लो, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है तो आपको सॉल्यूशन को बॉईल करना पड़ेगा, और आपके जो पॉलीमर्स है जिसका आप मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हो वो हाई टेम्परेचर पे हो सकता है ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो मेजरमेंट होता है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट किस पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। वहां पे टी लिखा है, आप टी की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इजीली हो जाता है। यहाँ पे जो आपके पॉलीमर्स है वो क्या है, ब्रेक नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। तो ये तीन रीजन है कि आप बाकी सारे मेथड से किसको ज्यादा प्रेफर करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्यादा प्रेफर करते हो। एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास तुमको पता है जो केमिकल फॉर्मूला होता है उससे आपको एटम्स के एटॉमिक मासेस का टोटल करते जाना है, आपको वहां से क्या मिल जाएगा, मोलर मास। अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई, एबनॉर्मल मोलर मास। एक तो उसका नेम से ही क्लियर है, एबनॉर्मल मतलब कुछ तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल क्यों नहीं है, देखो जैसे आप एग्जांपल ले लो किसी डिसोसिएशन के केस का, जैसे आप ले लो NaCl। ठीक है ना, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो,
आपने सॉल्यूशन में डाला 1 मोल NaCl, ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको वाटर में ऐड कर दो, ये अंदर जाके ब्रेक हो गया और क्या बना लिया, 1 मोल Na प्लस आयन और 1 मोल Cl माइनस। तो आप पूरा कैलकुलेशन किस चीज को लेके करोगे कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया था, 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स। आपको याद होगा कैलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, ठीक है, क्या था, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, और नंबर पहले था 1, लेकिन डिसोल्यूशन के बाद यहाँ पर नंबर क्या हो गया, 2। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मेजरमेंट होगा वो 2 के हिसाब से होगा, लेकिन आप जो कैलकुलेशन करोगे वो किसके हिसाब से होगा, 1 के, क्योंकि आपने वहां पे 1 मोल ऐड करा है, ठीक है। इसलिए आपका जो मोलर मास की वैल्यू आएगी, जो आप M2 कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला से, इसकी वैल्यू रॉन्ग आएगी, ठीक है। समझ में आया कि आप जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने दिमाग में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो किसके हिसाब से कर रहे हो, 1 मोल सॉलिड के हिसाब से, लेकिन डिसोसिएशन के बाद ये हो गया 2 मोल। मतलब वो जो पूरा प्रैक्टिकली जो चीज होगा वहां पे वो किसके हिसाब से होगा, 2 मोल के हिसाब से। तो आपका जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए मोलर मास भी सेम नहीं आएगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज हायर और लोअर देन एक्सपेक्टेड या लोअर देन कैलकुलेटेड मोलर मास, अगर वो कैलकुलेशन से अपना क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे यहाँ पर NaCl का एबनॉर्मल होगा, कैसे होगा, देखो आपकी सबसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने कितना सॉल्यूट लिया है, 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट डबल हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, जस्ट डबल होगी। आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हुई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी। क्लियर है, आप जितना भी उसका कैलकुलेटेड वैल्यू आप जानते हो, है ना, उसका जो वैल्यू आएगा इसमें वो क्या होगा, एक्चुअल का हाफ आएगा। तो अगर डिसोसिएशन में मास हाफ आ रहा है, कम आ रहा है, तो एसोसिएशन के केस में क्या आएगा, ज्यादा आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप जो यहाँ पे 4 फॉर्मूला यूज कर रहे थे, डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2, डेल TP इज इक्वल टू KB इंटू M, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और आपका लास्ट है पाई इज इक्वल टू CRT। ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो क्या होंगे, रॉन्ग आंसर देंगे। कब, जब वहां पे क्या होगा, या तो एसोसिएशन होगा या तो डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक जितना पढ़े हम लोग सब बेकार हो गया, इससे आंसर रॉन्ग आ रहा है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा फैक्टर एक टू ऐड करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर बताता है रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by calculated colligative property। अगर आप दोनों का रेशियो निकाल लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपका चेंज आ रहा है, जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, वो कितने फैक्टर से आ रही है। जैसे NaCl के केस में मोलर मास हाफ हो गया था, ठीक है, मतलब वो 2 के फैक्टर से उसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आपको क्या बताता है, वही रेशियो बताता है, ठीक है। और ये निकलेगा कैसे, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय
कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस फॉर्मूला से समझो, यहाँ पे हम लोग हर जगह एक वेंटर फैक्टर ऐड कर रहे हैं आई, ठीक है। ये जो वैल्यूज है, ये डेल टी बी, डेल टी एफ, पाई, ये सब आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो। मेजर कर रहे हो मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इधर देखो x2, x2 आप कहां से निकालोगे, वो आप n2 n1 से निकालोगे। kb इंटू m कहां से निकालोगे, आपके पास जो w2 m2 w1 है उससे निकालोगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा पार्ट है, कैलकुलेटेड पार्ट है, और इधर वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ऑब्जर्व वाला पार्ट है। तो इन दोनों में आपको क्या इंटू करना पड़ेगा, आई इंटू करना पड़ेगा। देख लो, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, इधर आ जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये करना है कि अब ये वाले फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। मतलब आप जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे आई मेंशन करना है, ठीक है। अब आई निकालोगे कैसे, आपको क्वेश्चन में ये सब कुछ गिवन रहता है जनरली, सिर्फ आई की वैल्यू गिवन नहीं होती है। एक केस ना, यहाँ पे सब कुछ दिया है, सिर्फ क्या नहीं दिया है, आई नहीं दिया है। तो ये सबसे सिंपल केस है कि सब कुछ पुट कर दो, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला से आई मिल जाएगा। ये एक केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, देखो सेकेंड केस आपके पास ये होगा कि आई आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज भी आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, इसमें से कुछ निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी केस होगा उसमें आपको सिर्फ एक अननोन रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, नोन रहेगा, ठीक है। थर्ड केस आप में आपको बता देगा, जैसे डिसोसिएशन है या फिर एसोसिएशन हो रहा है, वहां पे आपको इसमें से आई भी मिसिंग रहेगा और इसमें से कुछ एक भी और भी मिसिंग होगा, तो आपको आई और वो चीज दोनों निकालनी है। तो उस केस के लिए आप आई का फॉर्मूला लोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो भी केस होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने पार्टिकल्स बाद में आए और कितने पार्टिकल्स पहले थे, उसका जो रेशियो निकलेगा वो आपका आई है। जैसे NaCl के लिए कर लो, सपोज इसका 100% आयोनाइजेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एज्यूम कर लो इसका क्या हो रहा है, 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सपोज अगर आप इसका 1 मोल लेते हो, तो स्टार्टिंग में ये दोनों रहेंगे कितने, 0 0। आफ्टर डिसोसिएशन ये पूरा डिसोसिएट हो गया, तो ये बचेगा कितना, 0। इसका 1 मोल डिसोसिएट हो गया, इसका 1 मोल बनाएगा, इसका 1 मोल बनाएगा, ठीक है। तो बिफोर डिसोसिएशन इसका 1 मोल था, इसका 0 था, इसका 0 था, मतलब टोटल कितना है, बिफोर डिसोसिएशन 1, आफ्टर 0 1 1 कितना है, 2। तो यहाँ पर बिफोर 1 था, आफ्टर क्या है, 2। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, 2/1 कितना आ गया, 2 आ गया। आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर इतना सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास पहले
A मॉलिक्यूल्स थी, आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर आपको हो गया N मॉलिक्यूल्स हो गए, तो I की वैल्यू सिंपली हो जाएगी N। ठीक है, सपोज पहले N मॉलिक्यूल्स थे, एसोसिएट होने के बाद ये ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो B के यहाँ पर N, यहाँ पर B है, लेकिन इसके सामने तो कुछ नहीं लिखा है ना, 1 है। तो पहले N थे, अब कितना हो गया 1, एसोसिएशन हो रहा है, तो I की वैल्यू होगी 1/n। ये सबसे सिंपल चीज है। ठीक है, जितने पार्टिकल्स बन रहे हैं वो, या फिर जितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं उसके लिए निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, KCl है, आपको पता है यहाँ पर 2 पार्टिकल बनेगा, K+ और Cl-, तो I की वैल्यू हो गई 2। CaCl2, यहाँ पे 3 आयन्स बनेंगे, एक कैल्शियम का और 2 क्लोरीन का, 3 आयन है, इसलिए I की वैल्यू 3 हो गया। K2SO4, इसके 2 आयन है, इसका 1 आयन है, 2 K+ आयन है और एक क्या है SO4 2- है, 3 आयन्स है, इसका I की वैल्यू हो गई 3। ये डिसोसिएशन है। एसोसिएशन, C6H5COOH, अगर ऐसा कुछ बन रहा है, पहले 2 था, वो दोनों एसोसिएट होकर क्या बना लिए 1, 2 से 1 हो रहा है, 2 से हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमर। डाइमर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2, तो अगर 2 कंबाइन हो रहे हैं तो 1/2। ट्राइमर 3 कंबाइन हो रहा है 1/3। टेट्रामर 4 कंबाइन हो रहा है तो 1/4। ये सबसे सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन जनरली नहीं बोलते हैं, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कब यूज करना है, जब वहां पर पार्शियल आयोनाइजेशन होगा, मतलब 100% से कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन डिनोट कर रहे हैं अल्फा से। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है N A से ये A से ये बन रहा है NB, पहले 1 पार्टिकल था, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, N पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो सपोज अगर ये 1 है स्टार्टिंग में, तो ये क्या रहेगा 0, और अगर मैं इसमें से अल्फा कम कर दूं तो यहाँ पर कितना बनेगा N अल्फा। अगर मैं यहाँ से अल्फा अमाउंट कम करूं तो कितना फॉर्म होगा N अल्फा। अब ये क्यों हुआ, यहां से देख लो क्लियरली, अगर ये 1 है तो इसका कितना टाइम्स हो रहा है N टाइम्स हो रहा है। अगर ये 1 है तो इसका कितना टाइम्स हो रहा है N टाइम्स, और अगर ये 2 होता तो ये कितना टाइम्स होता 2N होता, ये 3 होता तो वो कितना होता 3N होता। अब अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा उसका N टाइम्स N अल्फा। ठीक है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन, ये जगह 1+0, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 माइनस, अगर ये हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या जाएगा 1 - N डिवाइडेड बाय 1 = I। या फिर क्या बोल सकते हैं अपन इसको इधर ले आओ, I - 1 - I = 1 - N। अल्फा की वैल्यू जाएगी 1 - I डिवाइडेड बाय 1 - N, या फिर आप लिख सकते हो I - 1 डिवाइडेड बाय N - 1। ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, जैसे अगर वहां पे बोला है NaCl बोला है, तो ये कितने पार्टिकल में डिसोसिएट होता है 2, तो इसके केस के लिए N की जगह आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है। ठीक है, ये तो हो गया डिसोसिएशन का केस। अगर ये एसोसिएशन का केस होता, ऐसा कुछ होता Na2AN बन रहा है, मतलब इसके N पार्टिकल्स, इधर आके कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं 1 पार्टिकल बन रहा है। अगर इसका 1 है तो इसका कितना होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अभी एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसका अल्फा पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है तो ये कितना होगा अल्फा बाई N। बाई N क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि N का 1 होता है, तो 1 का कितना होगा 1/N, और अगर 1 का 1/N होता है तो अल्फा का कितना होगा अल्फा बाई N होगा। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लो I = आफ्टर
एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन, क्या हो जाएगा ये? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, ये होगा। ये किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए, सॉरी ये किसके लिए? एसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के लिए क्या था? तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके पहले ये जो प्रोसेस था वो अगर आपको याद नहीं है तो भी चलेगा, आप ये सीधे ये फॉर्मूला याद रख लो। ये अल्फा आपको तभी निकालने बोलेगा जब वहां पर क्या होगा? पार्शियल डिसोसिएशन होगा, ठीक है। अगर वहां पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।